तो यार जब भी हम लोग एप्पल के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में सीधा इनके सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आते हैं। बट क्या तुम्हें पता है कि हर कंपनी की तरह एप्पल ने भी अपने करियर में काफी सारे फ्लॉप प्रोडक्ट्स निकाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि एप्पल ने रिलीज करे पर दुनिया ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। उनमें से कई थे जो लिमिटेड आए, कई एक्सपेरिमेंट्स थे, कई काफी सारी मिस्टेक्स थी और कई प्रोडक्ट्स अपने टाइम के हिसाब से काफी आगे थे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एप्पल क्विक टेक। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई एप्पल ने 1994 में अपना खुद का एक डिजिटल कैमरा निकाला था। तो होता क्या था ना, उस टाइम पर अगर हमें एक फोटो क्लिक करनी होती थी तो उसके लिए हमारा जो कैमरा है उसमें एक फिल्म डलती थी और फोटो क्लिक करने के बाद हमें उस पिक्चर को देखने के लिए उस फिल्म को धुलवाना पड़ता था। उसके बाद फोटो प्रिंट होती थी, फिर तुम लोग देख पाते थे कि भाई आखिर बन कर क्या आया। तो एप्पल ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाला क्विक टेक। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एप्पल क्विक टेक दुनिया का पहला कंज्यूमर डिजिटल कैमरा में से एक था जिससे आप फोटो क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हो। खैर इसके जो फीचर्स है वो सुनने में तुम्हें आज काफी बोरिंग घटिया लगेंगे, बट उस टाइम के हिसाब से ये काफी आगे थे। इसमें हमें सिर्फ 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता था जो कि आजकल के बेसिक स्मार्टफोन के भी कंपैरिजन में कुछ नहीं है, बट 1994 में ये काफी बड़ी बात थी। और कैमरा भी ना एक फिक्स्ड लेंस के साथ आता था, तो कोई जूम इन जूम आउट, कुछ ऑटो फोकस, कुछ भी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, कि कैमरा के अंदर कोई डिस्प्ले ही नहीं थी। मतलब इस डिजिटल कैमरा में आप फोटो क्लिक कर सकते हो पर उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट देखने के लिए आपको इसे मैक से कनेक्ट करना पड़ेगा। बट यही बन गया इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मैक सस्ता नहीं आता था और इनका जो सॉफ्टवेयर था वो इनिशियली इन्हीं के पीसी के लिए डिजाइन किया गया था कि अगर तुम उस कैमरा को खरीदते हो तो उसकी फोटोज देखने के लिए आपके पास मैक होना चाहिए। और काफी लोगों के पास होता नहीं था, तो लोगों ने शुरू में से नहीं ट्राई करा। बाद में इन्होंने और भी अपडेट्स निकाले जिसमें डिस्प्ले भी आई और भी चीजें आई और यहाँ तक कि बाकी विंडोज वगैरह के साथ भी कनेक्ट होने लग गया था, पर लोगों के पास तब तक बेटर ऑप्शंस आ गए थे। और इसी के साथ साथ ना अगर कंपेयर करें इसके बाकी कैमरास के साथ तो काफी सस्ते पड़ते थे, उनकी इमेज क्वालिटी इससे बेटर थी, लो लाइट इस कैमरा का काफी कम था। तो ओवरऑल अपने टाइम से पहले आया बट फिर भी थोड़ा पीछे रह गया। और उस टाइम पर ना डिजिटल कैमरा एक लग्जरी एक्सपेरिमेंट था, तो इसकी इतनी कोई नेसेसिटी नहीं लगती थी लोगों को, क्योंकि उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल फिल्म कैमरास ही हुआ करते थे, क्योंकि इसकी फोटो क्लिक करने के बाद धुलवा के उसे देखना विद बेटर क्वालिटी वो उन्हें ज्यादा पसंद था। और सबसे मेन चीज वो उनको सस्ता भी पड़ता था। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से एप्पल को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। तो जब 1997 में स्टीव जॉब्स वापस आए कंपनी में, उन्होंने आते ही लॉस मेकिंग जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन्हें क्विक टेक भाई का यहीं पर दी एंड हो गया। तो सेकंड गैजेट है एप्पल पिपिन। 1996 का टाइम था जब एप्पल ने डिसाइड करा कि देखो यार टेक प्रोडक्ट्स तो हम लोग बनाते रहेंगे पर क्यों ना गेमिंग इंडस्ट्री में पैर रखा जाए। तो इसी के साथ एप्पल ने लॉन्च करा अपना फर्स्ट गेमिंग कंसोल और पता है इसका नाम एप्पल पिपिन क्यों पड़ा। जैसे हमारे आम में होता है ना दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्टीपल ऐसे होते हैं, तो एप्पल की भी एक कैटेगरी होती है पिपिन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एप्पल पिपिन। ये ना कोई एक नॉर्मल गेमिंग कंसोल नहीं था, ये गेमिंग कंसोल प्लस मल्टीमीडिया प्लेयर का एक हाइब्रिड मिक्स्ड वर्जन था। मतलब एप्पल का आइडिया क्लियर था कि एक ऐसा डिवाइस बनाना जहां पर लोग अपनी एजुकेशन करे, जहां पे लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करे, जहां पर लोग गेमिंग करे। जैसे कि आजकल हमारे सारे ही कंसोल्स में सब आता है, इंटरनेट चला सकते हो, सब कुछ। तो एप्पल ने भी उस टाइम पर ऐसा ही एक डिवाइस बनाया जहां पर आप सब कुछ कर सको। बट उस टाइम पर गेमिंग इंडस्ट्री पे राज था सोनी प्ले स्टेशन एंड निंटेंडो का। उनके पास पावरफुल हार्डवेयर, सिंपल इंटरफेस और सबसे बड़ी चीज मैसिव गेमिंग लाइब्रेरीज थी। वहीं पिपिन एंट्री के साथ ही स्ट्रगल करने लगा। पहली और सबसे बड़ी चीज, एप्पल पिपिन का प्राइस था $599, वहीं सोनी प्ले स्टेशन आ जाता था सिर्फ और सिर्फ $299 में। अब दूसरी गलती ये थी कि यार पिपिन के लिए ना ज्यादा गेम्स, ज्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे, जबकि सोनी और निंटेंडो के पास बहुत सारे हिट टाइटल्स थे जिसपे वो पूरा सर्वाइव कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, एप्पल ने पिपिन को खुद मार्केट नहीं करा, इसने मार्केट करवाने के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज का यूज करा, जैसे कि बैंडाई, कार्ड्स मीडिया। तो हुआ क्या, जब लोग ये इसकी मार्केटिंग कर रहे थे तो ना ऑडियंस को क्लियर ही नहीं हो पाया कि भाई ये पिपिन एप्पल का प्रोडक्ट है। और रिजल्ट्स, एप्पल पिपिन सिर्फ 42,000 यूनिट ही बेच पाया। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था 1997 में स्टीव जॉब्स वापस आए थे कंपनी में, तो जब वो आए थे तो इन्होंने इसको भी सीधा टाटा बाय बाय कर दिया कि भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ। बट सबसे बड़ी पता है चीज क्या है, ये 1996 में आया था, 1997 में बाय बाय हो गया। तो इसके काफी लिमिटेड पीसी रह गए हैं दुनिया में, जो कि आज एक लिमिटेड और एक कलेक्टिबल आइटम बन चुके हैं, जो कि उस टाइम पर जो प्राइस था उससे काफी ज्यादा महंगे के बिकते हैं। मतलब तुम पैसे से लेने जाओगे शायद तब भी ना मिले। तो हाँ, तब का दिन है और आज का दिन है। एप्पल के इसी फेलियर के बाद एप्पल ज्यादा गेमिंग में दिखता नहीं है। हालांकि यहाँ गेम्स चलती हैं बढ़िया, बट ऐसा जो गेमिंग को लेके कुछ
स्पेशल नहीं करता। तो थर्ड प्रोडक्ट है एप्पल लीजा। तो 1983 में एप्पल ने एक ऐसा कंप्यूटर लॉन्च करा जो कि अपने टाइम के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा आगे था, जिसका नाम एप्पल लीजा पड़ा, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स की बेटी लीजा के नाम से इंस्पायर्ड था। ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। तो बेसिकली इसकी खास बात ये थी कि पहले ना जितने भी कंप्यूटर्स होते थे उसमें सारा काम कीबोर्ड से कमांड डाल के होता था। मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी, जैसा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। बट पहली बार इस कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आज हम देखते हैं ना कि कोई भी ऐप खोलनी है, कोई सॉफ्टवेयर रन करना है तो डबल क्लिक करके कर देते हैं। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ा इनोवेशन था। एप्पल ने इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि कंपनी एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहती थी जो कि दुनिया में कंप्यूटिंग को डिफाइन करे। तो 1983 में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो ये टेक्निकली दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस कंप्यूटर था। इसमें GUI के साथ साथ माउस सपोर्ट, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स थे, यानी एक वक्त पर आप मल्टीपल काम कर सको, वो भी तभी आया था। यार ये सब आजकल कितना नॉर्मल लग रहा है ना, कि हाँ एक तरफ ब्राउजर खोल लिया, एक तरफ गेम खोल ली, एक तरफ स्पॉटिफाई खोल लिया। उस टाइम के हिसाब से ये अलग ही कुछ था यार। इसकी रैम पता है कितनी थी? 1 MB। और इसमें कोई ऐसे कार्ड वगैरह, कोई डिस्क वगैरह नहीं, बस 5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी जो कि कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन यार यही एप्पल लीजा कंप्यूटर, इतना बड़ा इनोवेशन, इतना खतरनाक कंप्यूटर एप्पल के लिए नाइटमेयर बन गया। और उसका सबसे बड़ा रीजन था इसका प्राइस, $10,000। तो अगर मैं इसे इंडियन रुपीज से कंपेयर करूं तो 1983 में $1 था कुछ अराउंड 9-10 रुपए का। तो टोटल हुआ 1 लाख रुपए, जो कि सुनने में तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही तो था 1 लाख प्राइस, बट उस टाइम पर इंडियन 1 लाख रुपीस कुछ 25 लाख जैसा साउंड करता था। अगर तुम्हारे मॉम डैड है तो उनसे पूछना 1983 में 1 लाख रुपए कैसे दिखते थे। तो मतलब बेसिकली परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत महंगा था ये भाई। उस टाइम पर 1 लाख रुपए में ना एक बड़ा घर आ जाता था, 2-3 लोगों की सैलरी होती थी, 2 गाड़ियां आ जाती थी, उसके बाद भी पैसा बच जाता था। इतना होता था 1 लाख। बट ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। तो उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये लॉन्च हुआ, क्योंकि यार एप्पल को ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे कि हाँ यार क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या चीज बनानी है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, सब कुछ पता चल गया होगा। तो फोर्थ प्रोडक्ट है एप्पल USB माउस हॉकी पक। तो 1998 में एप्पल ने जब अपना आइकॉनिक iMac G3 लॉन्च किया, उसी के साथ एप्पल ने अपना एक माउस भी इंट्रोड्यूस किया, जिसका डिजाइन भाई कुछ अलग ही था। वैसे इसका नाम हॉकी पक था नहीं, इसका नाम एप्पल USB माउस ही था, बट इसके डिजाइन की वजह से इसका नाम हॉकी पक पड़ गया। क्योंकि तुमने देखा होगा आइस हॉकी जब हम खेलते थे ना, इसमें एक छोटी सी रबर की एक डिस्क होती है जो कि गोल करना होता है जिससे, तो ये काफी वैसा दिखता था, तो लोगों ने यही नाम फेमस कर दिया और इसी नाम से सब इसे जानते थे। ये गोल शेप का ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक और एक फ्यूचरिस्टिक लुक जैसा था, और इस माउस में सिर्फ एक ही बटन था, क्योंकि एप्पल का मानना था कि सिंप्लिसिटी इज बेटर देन कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि वो आज भी मानते हैं। अरे यार प्रॉब्लम भी यहीं से चालू होगी। इसका जो डिजाइन है ना, वो लोगों को उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, कंफ्यूज हो जाते थे भाई सीधा कहाँ है टेढ़ा कहाँ है। और प्रैक्टिकली माउस की जो ग्रिप होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि गोल डिजाइन होने की वजह से इसकी बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेशनल यूजर्स, डिजाइनर्स, ऑफिस यूजर्स के लिए माउस बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। और तीसरी लिमिटेशन थी सिंगल बटन डिजाइन। जो लोग विंडोज PC वाले हैं भाई, वो लोग तो काम का ही नहीं उनके किसी, मतलब आप इससे राइट क्लिक, जो ऑप्शन क्लिक होता है, वो कर ही नहीं सकते। इसके डिजाइन की वजह से भाई पूरी दुनिया ने इसे दबा के क्रिटिसाइज करा, और उस टाइम पर एक कॉमिक भी आती थी, उसमें तक इसको क्रिटिसाइज करा। तो कुल मिला के कह सकते हो कि माउस क्यूट था, दिखने में प्यारा था और एप्पल का था, अच्छा था, बट प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं था, और इसी वजह से फ्लॉप हुआ। तो फिफ्थ प्रोडक्ट है न्यूटन मैसेज पैड। 1993 में एप्पल ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा जो अगर आज लॉन्च होगा तो शायद इतना नॉर्मल लगे कि किसी का ध्यान भी ना जाए, बट उस टाइम पर ये बहुत बहुत ही बड़ा इनोवेशन था। तो ये बेसिकली एक ऐसा पैड था जो कि काफी टैब जैसा दिखता था, जिसके ऊपर तुम लोग स्टाइलस के थ्रू अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, और ये उसको एनालाइज करके एक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो लोग स्टोरीज लिखते हैं, जो लोग को स्क्रिप्टिंग कहानी लिखनी है, सब कुछ इस पे लिखो, ये उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और तुम लोग अपने मैक को कनेक्ट करके सारा डाटा डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम आई इसकी एक्यूरेसी में। बेसिकली उस टाइम पर हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं थी, मतलब वही एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पर ये सब बनना चालू हुआ था, और एप्पल हमेशा की तरह रिस्क लेता हुआ उसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि लोगों को वापस से समझ नहीं आया। और इसी के साथ एक बार फिर 1997 में स्टीव जॉब्स भाई जब वापस आए, उन्होंने इसे भी देखा और इसको भी लगे हाँ टाटा बाय बाय कर दिया।
तो देखो यार, एप्पल एक्चुअल में इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा था, अगर इसे स्टीव जॉब्स सर रोकते ना तो आज ये शायद कैरम बोर्ड भी बना देते। बट कुल मिला के कहूँ तो यार, एप्पल उस टाइम पे बहुत रिस्क लेता था। मतलब जो कैटेगरीज कितना भी टेक है, इनोवेशंस हो गई, हर जगह घुस जाते थे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स की वजह से एप्पल कंपनी को लॉस हो रहा था, उन सबको ऑफ करना पड़ा और इसी के साथ इस प्रोडक्ट का भी दी एंड हो गया। बट एक चीज है कि एप्पल ने जो उस टाइम पे इतने इनोवेशंस करे, आज जितना भी टेक है ना कहीं उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। जैसे कि आईपैड में या फिर किसी भी टैब में हम लोग स्टाइलस से लिखते हैं, तो वो चीज की शुरुआत वहीं से हुई थी। बाकी 5 ही प्रोडक्ट थे इस वीडियो में। छठा तो तुम्हें पता ही है, हमारा एप्पल विजन प्रो, वो भी कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले आ गया और कहीं ना कहीं वो भी अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो देखते हैं कि वो दोबारा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, नो आइडिया। बट तुम्हें कैसी लगी आज की वीडियो? अगर तुम चाहते हो इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना तो नीचे कॉमेंट्स में जाके लिखना मोर। तो अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो चाहते हो इस टाइप की और वीडियोस आए, मोर लिखो। और मेरे को एक डाउट है, शायद तुम्हें पता होगा तो कमेंट्स में बताना। तुमने नोटिस करा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट और आईफोन का 9th वर्जन कभी नहीं आया, आईफोन 9 और विंडोज 9 कभी नहीं आया। तुम लोग नीचे कमेंट्स में बताओ क्यों नहीं आया। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए